और खबरें तफसील से एनसीपी की सियासी जंग गहराती जा रही है। अब अजित पवार ग्रुप ने शरद पवार को एनसीपी के सदर के ओहदे से हटा दिया है और अजित पवार को पार्टी का नया कौमी सदर मुंतखब किया गया। अजित पवार ग्रुप ने इलेक्शन कमीशन को लिखे खत में इस बात का जिक्र किया है। दोनों ग्रुपों ने बुध को मुंबई में अलग अलग मीटिंग तलब की। अजित पवार की मीटिंग में 31 रुकन असेंबली और 4 एमएलसी पहुंचे। वहीं शरद पवार ग्रुप की मीटिंग में 13 अरकान असेंबली और 4 अरकान पार्लियामेंट पहुंचे। एनसीपी के कुल 53 अरकान असेंबली हैं। ऐसे में 9 अरकान असेंबली अब तक किसी ग्रुप में शामिल नहीं हुए हैं। अजित पवार ने अपने हामियों से खिताब करते हुए शरद पवार को उनकी बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने का मशवरा दिया। अजित पवार ने कहा कि आपकी उम्र 83 साल है, आप कभी रुकेंगे या नहीं? मित्रांनो, माझी तुम्हाला विनंती आहे, आमच्या वरिष्ठांना विनंती आहे की त्यांनी थोडा आराम करावा, एवढा हट्टीपणा करू नये। त्या संदर्भामध्ये मी आज तर थोडंच बोललेलो आहे, परंतु उद्याच्याला सभा जर व्हायला लागल्या तर मला वस्तुस्थिती देखील लोकांना सांगावी लागेल। ती वेळ येऊ नये, ती वेळ कुठल्याही घरामध्ये येऊ नये, कुठलंही घर त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये अंतर पडू नये। परंतु या सगळ्याची नोंद माझ्या कार्यकर्त्यांना तुम्ही सगळ्यांनी घ्यावी। मला या सभेच्या निमित्तानं महाराष्ट्रातल्या सर्व जनतेला आणि माझ्या शेवटपर्यंतच्या कार्यकर्त्याला विश्वास द्यायचा आहे की आपल्याला कधीच अजित पवारच्या जीवात जीव असेपर्यंत मी अंतर देणार नाही। उनको एमएलए पर विश्वास क्यों नहीं है? क्या वजह है कि एमएलए को एक जगह पर रुकाने की वजह है? और आज महाराष्ट्र के जनता का माहौल आपने देखा है कि किस तरह से किसी को भी टारगेट नहीं दिया था, किसी भी मिनिस्टर को, कि आप इतने लोग लेके आइए। मगर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से कोल्हापुर तक लेकर हर आम कार्यकर्ता एनसीपी का शरद पवार साहब को मानने वाला आज खुद के जेब से, बस से, ट्रेन से यहाँ पर आया है और उसने पवार साहब को उनका पाठिंबा दिया है। और मुझे लगता है इसी बात से जो बीजेपी के साथ गए हुए लोग हैं वो घबरा गए हैं, बौखला गए हैं, खलबली मच गई है। इसलिए शायद एमएलए को छुपाने की नौबत उनके पर आई होगी। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार ने अपना इरादा साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र का वजीर आला बनना चाहता हूं ताकि आवामी फलाह बहबूद के लिए अपने कुछ मंसूबों को रूबा अमल ला सकूं। हा अजित पवार कुठं तसूभर देखील कमी पडणार नाही याबद्दलचा विश्वास आणि शब्द तुम्हाला सगळ्यांना देतो। तुम्ही सगळ्यांनी आम्हाला आशीर्वाद द्या, त्या आशीर्वादाला निश्चितपणे मी जागा राहील अशा प्रकारची खात्री देतो आणि मी आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शरद पवार ने बीजेपी पर निशाना साधा है। शरद पवार ने कहा कि शिवसेना के साथ जो कुछ हुआ वो एनसीपी के साथ वही करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि हम इख्तिदार के भूखे नहीं हैं, हम आवाम के लिए काम करते रहेंगे। शरद पवार ने कहा कि पार्टी का इंतखाबी निशान हमारे पास है और ये कहीं नहीं जाएगा। हमें इख्तिदार में लाने वाले लोग और पार्टी कारकुन हमारे साथ हैं। शरद पवार ने अजित पवार को खोटा सिक्का करार दिया। पण या महाराष्ट्राची जनता ह्याच योद्ध्याच्या मागे उभे राहील हे अनेक वेळा या महाराष्ट्राने दाखवलंय। पुन्हा आपल्याला करायचंय पूर्ण जिद्दीने लढू आणि पुन्हा एकदा ओरिजिनल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा झेंडा हा ओरिजिनल कडेच राहील, सिंबल पण राहील। लोक काही म्हणत असतील ते चिंता करू नका। राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकच शिक्का आहे आणि त्या शिक्क्याचं नाव शरद पवार। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासी हंगामा मचा हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यकसा सिविल कोड पर अपने एतराजात लॉ कमीशन को भेज दिए हैं। बोर्ड ने कहा कि मुल्क के मुसलमान इस्लामी कवानीन से बंधे हुए हैं। बोर्ड का कहना है कि न सिर्फ कबायली बल्कि हर मजहबी अक़लियत को इस तरह के कानून के दायरे से बाहर रखा जाए। इस मौके पर बोर्ड के तर्जुमान कासिम रसूल इलियास ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब। और इस ड्राफ्ट में बुनियादी तौर पर हमने इस बात का जायजा लिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्यों है। जब पिछले लॉ कमीशन ने ये बात कह दी थी कि इट इज़ नाइदर डिज़ायरेबल नॉर नेसेसरी, तो फिर इस लॉ कमीशन को
फिर से दोबारा इस क्वेश्चन को छेड़ने की जरूरत क्यों महसूस हुई, जबकि पिछले लॉ कमीशन ने बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस किए थे। जब इस लॉ कमीशन ने बिल्कुल वेग किस्म की एक बात कही है कि आपका जो ओपिनियन है वो दे दीजिए, तो ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि यस और नो के अंदर रेफरेंडम करवाना चाहते हैं। तो हमने कहा ये कि ये बात गलत है। लॉ कमीशन को तो पहले तो ये बताना चाहिए कि पिछले लॉ कमीशन की एडवाइस से बाहर निकलने की रीजंस क्या हैं। असर नौ दोबारा लोगों से राय मांगने की ज़रूरत क्या है, और ऐसी वेग राय मांगने का मतलब कंफ्यूज करता है लोगों को कि आप एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। चौथी बात हमने ये कही है कि ये कहना कि हमारे देश के कानून में सब यूनिफॉर्मिटी है, ये बात गलत है। हमने रेफरेंसेस दिए उसके अंदर। इवन हमारा जो आईपीसी है और सीआरपीसी है उसमें अब तक 100 अमेंडमेंट हो चुके हैं स्टेट टू स्टेट। तो आईपीसी और सीआरपीसी भी यूनिफॉर्म नहीं है। फिर हमने खुद कॉन्स्टिट्यूशंस के रेफरेंसेस दिए हैं, कितने एग्जेम्पशंस कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं। फिर हमने हिंदू कोड बिल के अंदर जो एग्जेम्पशंस दिए गए हैं, इफ यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उसको बताने की कोशिश की है। खुद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो लोगों को ट्राइबल्स को 371A और 371G के अंदर जो एग्जेम्पशंस दिए हैं वो बताने की कोशिश की है। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल है जो इस पूरी बहस के अंदर उठाया जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये क्यों नहीं चाहता कि जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको बराबर का हिस्सा विरासत में मिले, गोद लेने का हक मिले? इस पर आप लोगों ने क्या कहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या मुस्लिम कम्युनिटी एज ए होल वो अपने शरीयत की पाबंद है। शरीयत ने जो डिफाइन कर दिया है जिसका हिस्सा, वो हमारे कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। सबसे ज़्यादा डिटेल में किसी चीज़ को कुरान ने डिस्क्राइब किया है तो वो इनहेरिटेंस का कानून है, कानून विरासत है। इस्लाम का कंसेप्ट बहुत क्लियर है। घर चलाने की जिम्मेदारी औरत पर नहीं है। घर को मेंटेन करना, घर को चलाना, घर की देखरेख करना, उसमें अपना फंड लगाना, चाहे वो रोजगार कर रही हो, चाहे उसके पास प्रॉपर्टी हो, उसका ऑब्लिगेशन नहीं है। इसी वजह से मर्द को ये हिस्सा ज़्यादा दिया गया है, यानी एक हिस्सा दिया है, आधा हिस्सा औरत को दिया है। लेकिन ये बात कि हर सतह पर औरत को आधा हिस्सा मिलता है, ये गलत है। औरतों को कहीं बराबर हिस्सा मिलता है, कहीं मर्द से ज़्यादा हिस्सा मिलता है। वो डिपेंड करता है रिलेशनशिप के ऊपर में। एक बात तो ये कहना, इसलिए कि लोगों को ये ख्याल है कि औरत को आधा हिस्सा दिया है। कैमरामैन चंदर पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। सरायकेला अदालत ने झारखंड के मशहूर हुजूमी तशद्दुद के शिकार तबरेज अंसारी की मौत के मामले में अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने तमाम 10 कसूरवारों को आईपीसी सेक्शन 304 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई, जो कि काबिल जुर्म कत्ल के बराबर नहीं है। वाज़ेह के लिंचिंग केस का फैसला 4 साल बाद आया है। 10 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट और 15,000 रुपये की फाइन सभी 10 आरोपियों को सुनाई। धारा 325 में 3 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट और 5,000 रुपये की फाइन दी गई। धारा 341 में 1 महीने का रिगरस इम्प्रिजनमेंट और 300 रुपये फाइन। हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम चाहते थे कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हो। 304 में 2 sets of punishment is there. One is life imprisonment, another is for 10 years. Both have been free to award the punishment for 10 years. ऊपरी अदालत भी जाएंगे? हाँ, of course. The good person will file an appeal. हिजाब तनाज़े से सुर्खियों में आया दमोह के गंगा जमुना स्कूल के तलबा ने अपने तालीमी हुकूक को लेकर दमोह कलेक्टर और जिला एजुकेशन अफसर के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। तालीम के लिए एहतजाज करने वाले सैकड़ों तलबा के साथ उनके वालिदैन भी थे। इस मौके पर तलबा के वालिदैन ने जिला एजुकेशन अफसर और कलेक्टर को मेमोरेंडम देकर उनके लिए स्कूल में तालीम का इंतजाम करने का मुतालबा किया। तलबा और उनके वालिदैन की शिकायत है कि उनके बच्चे गंगा जमुना स्कूल में इंग्लिश मीडियम से तालीम हासिल करते थे और हुकूमत के जरिए जिन स्कूलों में इंतजाम करने का दावा किया जा रहा है वो न सिर्फ खस्ताहाली का शिकार है बल्कि वो इंग्लिश मीडियम के बजाय हिंदी मीडियम में है। वाज़ेह के दमोह के गंगा जमुना स्कूल पर हिजाब तनाज़े के बायस हुकूमत के जरिए न सिर्फ कार्रवाई करते हुए स्कूल की मंजूरी खत्म कर दी गई थी बल्कि इन्हदामी कार्रवाई करते हुए इसकी इमारत की 2 मंजिल को भी मुनहदिम कर दिया गया था।
था इन बच्चों का बताएं। बच्चों का मसला ये था, उनके गार्जियन का मसला ये था कि जो पुराना स्कूल है गंगा जमुना, उसको प्रशासन अपने हाथ में लेके चलाए और फैसिलिटी वहाँ पे पूरी है। तो उनका ये कहना है कि वहीं पे चलाए और टीचर वहीं के रहेंगे और प्रशासनिक व्यवस्थाएं गवर्नमेंट की हो जाए। तो एक मांग। दूसरी मांग ये है कि जितने जो स्कूल बनाए हैं अपन ने पूरी सुविधाओं के साथ बनाए हैं, अगर कोई असुविधा होगी उन बच्चों को तो उनको 1 हफ्ते के अंदर दूर किया जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर हम दूसरे स्कूल में जाते हैं तो ना हम उसकी फीस अफोर्ड कर पाएंगे, ना हम उतनी सुविधाएं बच्चों को दे पाएंगे और हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने सरकारी स्कूल का ऑप्शन दिया है आपको, तो वहां पर भी ये कुछ नहीं बता रहा कि कैसे एडमिशन होंगे। आप ये कह रहे हैं कि वहां से टीसी लाओ, तो कहाँ जाएं, कैसे टीसी लें? आपको अगर सामूहिक व्यवस्था करना है तो आपको सामूहिक जाना पड़ेगा वहां स्कूल में। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा अलग अलग जाए फिर भटकता फिर। कुछ पढ़े लिखे बच्चे माँ बाप है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं क्या निर्णय लिया है, क्या आश्वासन मिला? साहब ने ये कहा है कि 2 दिन रुक जाए, हम कोई ना कोई व्यवस्था आपकी कर देंगे। जिन स्कूल की बात कर रहे हो ना उसमें इंग्लिश मीडियम का टीचर है ना उर्दू मीडियम का टीचर है। उर्दू एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की व्यवस्था उसी स्टैंडर्ड से की जाए जिसमें बच्चे पढ़ रहे थे। आप अपना एक व्यक्ति वहाँ बिठा दें, न्यायालय की प्रक्रिया चल रही है, वो चलती है, हमें उस पर पूरा यकीन है कि वो हमारे पक्ष में आएगा और हमारे बच्चे वहीं पढ़ना चाहते हैं। बस 5th क्लास में मेरी बच्ची ने पेपर दिए थे महाराणा प्रताप स्कूल से। उस स्कूल में बिछाई भी नहीं थी बैठने के लिए, मेरी बच्ची ने पेपर जमीन में बैठ के दिया, पहला पेपर। ये मीडिया वालों को भी पता है। तो जहाँ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, भैया एक सेकंड भाई, हम अपनी बच्ची का एडमिशन कैसे करा दें? उसका भी फ्यूचर का सवाल है। उन लोगों ने ऑप्शन जो दिया है बोला कि वक्त लगेगा, सब व्यवस्थाएं दे रहे हैं आप सर, लोगों को। वक्त लगेगा, वक्त तो लग ही रहा है, लेकिन उसमें बच्चों का फ्यूचर तो जा रहा ना, उनकी पढ़ाई लूज हो रही। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। Sixteen channels. देश प्रदेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के छतरपुर से साइकिल पर यात्रा के लिए निकलने वाले गोकुल प्रसाद का बानीपुरा अमरनाथ यात्रा के लिए कैंप पहुंचे पर वालियाना इस्तकबाल किया गया। गोकुल प्रसाद गुज़श्ता 40 दिन से साइकिल पर यात्रा पर निकले हैं और इस दौरान वो मुख्तलिफ रियासतों से होकर कश्मीर पहुंचे हैं और वो साइकिल पर ही कल बालतल के लिए रवाना हो गए। अमरनाथ जी यात्रा 2023 का सिलसिला जारी है और मैं इस वक्त जिला बांडीपुरा के शादीपुरा ट्रांजिट कैंप में मौजूद हूं।
तो यहाँ पे जो यात्री हैं उनका सिलसिला जो है वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। इस ट्रांजिट कैंप में 2 रोज तक या 1 रोज तक कयाम करते हैं और उसके बाद उनकी रवानगी यहाँ से बालतल की ओर होती है। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये यात्री जो हैं साइकिल से जो है रियासत एमपी से 25 मई को निकले हैं और ये देखिए किस तरह का उत्साह है। साइकिल से चलकर यहाँ तक पहुंचे हैं। आज करीब 1 महीना इनको यहाँ पे जो है लगा हुआ है। तो ये यहाँ पे पहुंच के इनका यहाँ पे जबरदस्त जो है वालिहाना इस्तकबाल किया गया। यहाँ पे जिला सब जिला एडमिनिस्ट्रेशन भी है यहाँ पे, तो इन्होंने इनका यहाँ पे वेलकम किया। तो हम इनसे बात करेंगे। और ये 25 तारीख को वहां से निकले हैं, 25 मई को निकले हैं यहाँ पे यात्रा के लिए। सर अपना परिचय दे दीजिए पहले। हाँ जी, छतरपुर जिले से हैं हम, मध्य प्रदेश एमपी, और दुल्हनिया से हैं, गोपाल नाम कुशवाहा। और यात्रा को निकले 4 धाम करी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, वहाँ से वापस भाई वैष्णो माता के दर्शन करे और बस फिर अमरनाथ की तैयारी कर दी। अब अमरनाथ के लिए निकलेंगे यहाँ से। तो ये पता है कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि साइकिल से आए हैं, रास्ता कठिन होता है। सब भगवान की कृपा से सब पार हो जाते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ की बहुत चढ़ाई है, भगवान ने सब पार कर दिया। हमें कोई परेशानी नहीं आ रही है, सब दूर होती है, ना थकना आ रहा ना कुछ नहीं। भगवान की कृपा से सब यात्रा सफल होती है। सबको खाना पीना खवाते, हमें कोई परेशानी नहीं। हमारे नाज़रीन को बताएं कब निकले थे आप, किस दिन को निकले थे? 25 तारीख को निकले थे। 25 मई? हाँ, मई को 1 महीना हो गया। 1 महीना 10 दिन हो गया। फिर कहाँ से आए? मध्य प्रदेश से निकल कर किस मथुरा, वृंदावन, दिल्ली होते हो गए और फिर हरिद्वार, ऋषिकेश, लीलकंठ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री से फिर हिमाचल होके चल के आए, चंडीगढ़ से रोड पकड़ो दिल्ली वालों और बस फिर जम्मू में आए, परमिशन बनवाओ जम्मू में। जम्मू से आए तो कटरा में माता जी के दर्शन करे और से बस फिर कश्मीर में किस तरह का यहाँ पे आपको स्वागत किया गया, या किस तरह की फैसिलिटीज, कहीं पे आपको खाने पीने की दिक्कतें आई या कुछ? कोई दिक्कत नहीं है, हमें सबको खाना खवाते, भंडारे खुले, लंगर खुले और सबको खवाते हैं। तो अच्छी तरह से कोई परेशानी नहीं आती। बांडीपुरा में आपका यहाँ पे वेलकम किया गया, क्या कहेंगे? हाँ, अच्छी स्वागत है, कह रहे सब जने के स्वागत करेंगे, कोई परेशानी नहीं है। जय श्री राम, जय राधे राधे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आपने जाना 1 महीने का अरसा इनको जो है लगा हुआ है और लगातार इनकी जर्नी जो है वो यहाँ से जारी है। और यहाँ पे वो शादीपुरा में यहाँ पे 1 रोज तक कयाम करेंगे, 1 रात यहाँ पे ठहरेंगे, इसके बाद ये बालतल की ओर जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल। अमरनाथ यात्रा 2023 का सिलसिला जारी है। शादीपुरा यात्रा कैंप में लगातार यात्री पहुंच रहे हैं और यहाँ यात्रियों की सहूलत के लिए मुफ्त लंगर लगाए गए हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने यहाँ एक लंगर यात्रियों के लिए लगाया है, जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के खाने यात्रियों के लिए 24 घंटे दस्तयाब हैं। 12 से मेरे फादर ने कैंप स्टार्ट किया था, तब से हम अमरनाथ यात्रा में आए यात्रियों को निःशुल्क भोजन, रात का स्टे, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल करा। अगर किसी यात्री को पंजीकरण संबंधी समस्या है, हम वो भी दूर करा। जितनी यात्रियों की सेवा हो सकती है वो हम सुबह ब्रेकफास्ट, शाम को डिनर, इवनिंग टी वगैरह सब उपलब्ध कराते हैं जी। कुछ यात्री होते हैं जिनके पास सारी सुविधाएं नहीं होती, वो खरीद के खाना नहीं खा सकते। हम इसलिए यात्रियों को कम खर्चा हो, वो आराम से बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकें, इसलिए हम यहाँ पे हर साल लंगर लेके आते हैं। तो यहाँ पे आपने कहा कि जब मैं आया था यहाँ पे कुछ था नहीं, कुछ भी नहीं था जी। तो उस हवाले से बताएं। नहीं, गवर्नमेंट ने हमारे लिए बेटरमेंट के लिए बहुत काम किया है, लंगरों को बहुत सुविधा दी है। पहले इधर वॉशरूम वगैरह नहीं थे, गवर्नमेंट ने पक्के वॉशरूम बना के दिए, शेड के लिए अच्छी व्यवस्था की है, डस्टबिन है, साफ सफाई रहती है। यहाँ पे 37 डिपार्टमेंट हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, यात्रियों की सुविधाओं के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने बहुत हमारा कोलैबोरेशन में आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लोकल लोगों के साथ वो भी बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट से बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन है हमारा। कुछ कहना चाहेंगे यात्रियों से जो आ रहे हैं? यात्रियों से कहेंगे आप बाबा बर्फानी का नाम लेके आगे आए और आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। तो मैम आप बताएं थोड़ा सा कहाँ से? मैं महाराष्ट्र से हूँ। पिछले 12 साल से मैं एज ए ट्रैवल एजेंट हूँ, लेकिन मैं हर साल आती थी। भारत के कई राज्यों के यहाँ भंडारे हैं। हमारा महाराष्ट्र सबसे आगे इंडिया में होके इसमें पीछे था, इसलिए मैंने भैया के साथ सेवा शुरू की है।
और लगातार करना चाहती हूँ। अभी कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है और सभी यात्री करीब हैं, इनको भी महाराष्ट्रियन खाना खा के वो खुश है बहुत। तो क्या महाराष्ट्र क्या यहाँ पे बन रहा है? अभी आज हमने उपीट बनाया है, सवेरे हमने इडली चटनी और ये बनाया था, मिसल बनाई थी। और डेली एक महाराष्ट्र की अलग अलग वैरायटी बना रही है जो यहाँ के लोगों को पता नहीं थी, वो अभी दिख रही है, उनको भी पसंद आ रही है और सारे लोग खुश है वो खा के। लोकल से आपको यहाँ पे कैसा सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, पिछले 12 साल से वैसे भी मैं लोकल्स के साथ जुड़ी हूँ, तो यहाँ के लोकल सब अच्छे है, दिखाते हैं सब जगह, लेकिन उसमें और इसमें बहुत फर्क है। और हम ये लंगर जो महाराष्ट्र से अभी नया चालू किया हुआ, हम 4 लेडी है, उन्होंने किया। मेरे साथ जो खाना बनाने को मासिया है वो भी 4 बाकी लेडी आई है, ये वो दोनों है। अच्छा। तो आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? हाँ, मुझे पहले से कश्मीर से प्यार है। अच्छा। और हाँ, इसके जैसे मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। कल जाने का प्लान मतलब कल छोड़ेंगे ये, तो कल जाने का प्लान है। आप कहते हैं कि फंसे हुए हैं, लाइक यहाँ पे फंसे मतलब हाँ वो तो है, आपको जाना है। फंसे मतलब ऐसे कोई कैद में नहीं है, ऐसे कोई फैसिलिटीज किस तरह की है? फैसिलिटी बहुत अच्छी है, सिर्फ यस एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आधा ध्यान इधर आधा ध्यान उधर हमारा है, क्योंकि हमारा 6 बजे का एरोप्लेन का बुकिंग है, इस वजह से हम लोग थोड़ा सा दिक्कत में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आपने जाना जिस तरह से यहाँ पे हमने यात्रियों से भी बात की, तो ये अलग अलग स्टेट से यहाँ पे लंगर लगा रहा है, यात्रियों की खिदमत करता है, और इस तरह से यात्री भी बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं कि इनका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सर्विसेज यहाँ पे मिल रही हैं। तो कुल मिला के अगर देखें तो जिस तरह से ये लंगर वाले यहाँ पे लोग आ रहे हैं, भंडारे वाले लोग आ रहे हैं, और गवर्नमेंट का भी यहाँ पे अच्छा खासा रोल है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ पे यात्रियों की खिदमत में लगे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल। बेघर और बेजमीन गरीबों को कश्मीर में जमीन फराहम करने के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एलजी इंतजामिया के फैसले की जमकर मुखालफत की है। उन्होंने एलजी इंतजामिया की नीयत पर सवाल उठाया और जम्मू कश्मीर को ग्रीन बेल्ट से स्लम में तब्दील करने का इल्जाम लगाया। महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर कई सियासी पार्टियों का रद्देअमल सामने आया है। उधमपुर से 2021 में उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में टोटल जो बेघर लोग हैं उनकी तादाद है 19,047, यानी 19,047 टोटल है, जिसमें 10,848 अर्बन में है और 8,199 रूरल में है। अगर कुल 19,000, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ये तो पार्लियामेंट में ये बात हुई है। पार्लियामेंट में एक सवाल का जवाब में ये बताया गया है 2021 में कि जम्मू कश्मीर में बेघर लोगों की कुल तादाद 19,047 है। तो जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं कि 2 लाख लोगों को हम जमीन देना चाहते हैं, घर देना चाहते हैं, जिसमें 1,45,000 को ऑलरेडी सैंक्शन कर चुके हैं, इसका मतलब है कि 2 लाख को अगर एक फैमिली में 5 लोग ही हैं तो ये 10 लाख हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर को 370 के बाद इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो माले गनीमत होता है। पुराने जमाने में जब जंगें होती थी तो उसके बाद जो भी वहां होता था, जमीन जायदाद, यहां तक कि लोग उसको माली गनीमत समझ के आपस में बांटते थे। बिल्कुल 370 को खत्म करने के बाद, 370 के हमले के बाद, ये जम्मू कश्मीर की जो हमारी जमीन है, हमारी नौकरियां हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, जो कुछ भी है उसको माली गनीमत समझ के एक हिसाब से लूट मची हुई है। तो इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर एक ग्रीन बेल्ट है, तो ये उसको स्लम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कोशिश तो होनी चाहिए थी कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट हैं, उनकी लाइफ को बेहतर बनाया जाए। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट इंपोर्ट करते करते ये पॉवर्टी और स्लम्स इंपोर्ट करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। जहां तक जिस मुद्दे के ऊपर उन्होंने कहा है, हाल ही में एलजी साहब ने कहा कि मैं लैंडलेस लोगों को 5-5 मरले ज़मीन देना चाहता हूं। तो हर एक आदमी ये सोचने पे मजबूर हो गया कि ये लैंडलेस कौन है। 5 मरले हैं, अगर तो ये हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आइडेंटिफाई किए हैं तो पहले पता लगना चाहिए कौन है,
ये बिहार के हैं, यूपी के हैं या जम्मू कश्मीर के ओरिजिनल रहने वाले लोग हैं। तो अगर जम्मू कश्मीर के ओरिजिनल रहने वाले लोग हैं, अगर वो आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं, तो 5 मरले जमीन देना कोई बड़ी बात नहीं है, दी जा सकती है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, लैंडलेस किसको तस्वर करते हैं। एक आदमी कुठुआ से उठ के जम्मू में आया बच्चे पढ़ाने के लिए, वो 10 साल से 15 साल से यहां किसी किराए के मकान में रह रहा है और बच्चों को पढ़ा रहा है। कुठुआ में उसकी अपनी जमीन हो सकती है, मकान भी हो सकता है, लेकिन जम्मू में उसके पास कोई रहने की जगह नहीं है, उसको भी लैंडलेस आप कहेंगे, क्योंकि जम्मू में वो लैंडलेस नहीं है। अच्छा, इसी तरह उधमपुर से, इसी तरह रजौरी से, इसी तरह वहां से, तो इसलिए ये डिफाइन करना कि कौन लैंडलेस है, ये मुश्किल है। और ये जो लिस्ट बताई गई है कि ये जो फिगर्स आ रहे हैं, मुझे लगता है इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये गेम है, इन्होंने इलेक्शन लड़ना है, उसके लिए कोई वोटर बनाने का तरीका है। बड़ा कंफ्यूजन वाली जो है उनका ये ऑर्डर यहाँ पे निकाला गया, और किन लोगों को वो देना चाहते हैं। क्या वो जम्मू कश्मीर के लोगों को देना चाहते हैं, क्या जो मिलिटेंसी अफेक्टेड लोग हैं उनको देना चाहते हैं, या रेफ्यूजी जो अभी तक लैंडलेस हैं उनको देना चाहते हैं, या बाहर वाले ई रिक्शा वाले या शराब के दुकानों जो खोलने के लिए यहाँ पे आए हैं, जो यहाँ पे रेत बजरी लेके बाहर का व्यापार कर रहे हैं, उनको लोगों को देने के लिए आ रहे हैं। चाहिए कि गवर्नर साहब को इस ऑर्डर में वो भी स्पेसिफाई करें। तो कॉस्मेटिक अप्रोच सरकार की, डबल इंजन वाले प्रशासन की जम्मू कश्मीर में जरूर लग रही है, लेकिन हमने देखा कि जम्मू में खासतौर पर अगर G20 आया तो जम्मू नजरअंदाज हो गया। जम्मू के लोगों की भी तो एक्सपेक्टेशन है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को रख पाए, जो शायद भाजपा कर नहीं पाई। और भाजपा का ये दोहरी नीति जो थी वो खुल के सामने आ गई कि जम्मू के लोग हों या जम्मू कश्मीर के लोग, कई चीजों से वो वंचित यहाँ पे रह रहे हैं, उनकी सुनवाई कहीं पे नहीं। ये फैसला जम्मू कश्मीर की तारीख में एक बहुत बड़ा फैसला है। गरीबों के लिए ये फैसला लिया गया है। गरीब के सर के ऊपर छत हो, हर गरीब का अपना मकान हो, जो बिना मकान के है उसको सरकार की ओर से मकान दिया जाएगा, उसको सरकार की ओर से जमीन दी जाएगी। ये गरीबों के लिए बहुत बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने लिया है। लेकिन जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे सियासी हुक्मरान जो जब खुद यहां चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कभी लोगों का भला नहीं किया। महबूबा मुफ्ती साहिबा हो या कुछ और लीडर हो, आज जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इश्तियाल अंगेजी करने की कोशिश हो रही है, लोगों को भड़काने की एक साजिश महबूबा मुफ्ती कर रही है। और यह षड्यंत्र कि जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों को यहां मकान बना के दिए जाएंगे, यह सिर्फ प्रोपेगेंडा है, झूठा प्रोपेगेंडा महबूबा मुफ्ती साहिबा कर रही हैं। उनको इस किस्म की जो गलत तरीके की सियासत से बचना चाहिए।